गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम गैस लॉ जो है उनको डिस्कस कर रहे थे। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल भी हमने देखे थे। आज हम पढ़ेंगे गेल-लुसाक्स लॉ और एमेंटन्स लॉ। इसको क्या कह सकते हैं? गेल-लुसाक्स लॉ बोलेंगे या एमेंटन्स लॉ हम इसको बोलते हैं। क्या कहता है ये? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, at constant volume, the pressure of a given mass, the pressure of a given mass of a gas is directly proportional to the temperature, is directly proportional to the temperature in Kelvin, जब हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर के। कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज हो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू के टी। के क्या हो गया? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं P अपॉन टी इज इक्वल टू के, P अपॉन टी इज इक्वल टू के और P अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, P अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? किसी कांस्टेंट के इक्वल रहेगी। कि जब हम प्रेशर और टेम्परेचर को डिवाइड करेंगे तो उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। ये हो गया। अब वो कितना इंक्रीज होगा? कि जैसे हम कह रहे हैं प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो जो प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो होगा 1/273 टाइम्स, ठीक है। 1/273 टाइम्स। कि जब भी हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, आपका जब सपोज करो हमने 1 डिग्री से टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो प्रेशर 1/273 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा इससे पहले, जैसे हमने चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा था, ठीक है। वहां हमारे पास वॉल्यूम जो था वो कांस्टेंट, सॉरी प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वहां भी हमने ऐसा ही देखा था कि जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा था वो 1/273 टाइम्स आ रहा था, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो इसको हम मैथमेटिकली और कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली कि पी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस पी नॉट अपॉन 273 इंटू टी। टी क्या आपके पास? टी डिग्री सेल्सियस, मतलब कोई भी हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं पी टी इज इक्वल टू प्रेशर एट टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मैथमेटिकल इक्वेशन हो जाएगी गेल-लुसाक्स लॉ की। किसकी हो जाएगी? गेल-लुसाक्स लॉ की, ठीक है। अब क्या ग्राफ आएगा कि अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या ग्राफ आएगा वो और देखते हैं। और अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी डिफरेंट वॉल्यूम्स के ऊपर, ठीक है। ये वॉल्यूम फिक्स कर दिए कि मैंने V1 वॉल्यूम पे देखा कर्व तो ये आएगा, फिर मैंने वॉल्यूम चेंज कर दिया, V2 कर दिया, अब मैं टेम्परेचर और प्रेशर का जो कर्व देखूंगा वो कुछ इस तरीके से V3 का V4 का रहेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा। और यहाँ आपके पास V4 इज ग्रेटर देन V3, V2 एंड V1 इस तरीके से, ठीक है। V4 सबसे ज्यादा रहेगा वॉल्यूम, फिर V3, फिर V2 और फिर V1, फिर क्या रहेगा? V1 रहेगा। मतलब V4 जब आपके पास वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है प्रेशर के ऊपर वो सबसे कम हो जाएगा। जब हम यहां देखेंगे तो यहाँ प्रेशर, जब जितना वॉल्यूम कम रहेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे उतना ही प्रेशर ज्यादा, उसमें ज्यादा चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ चेंज कम रहेगा,
ठीक है, वैसे ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सभी को आ गया होगा समझ में। अब देखो हमने लिखा था कि P अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो हमने कह दिया लेट एट टेम्परेचर T1 pressure is P1, pressure is P1 and at temperature T2 pressure is P2। तो हमने क्या लिखा है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एंड P2 अपॉन T2 इज आल्सो इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, आल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। देयरफॉर P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। हम क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, ठीक है। तो इस इक्वेशन से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स हमसे पूछ सकते हैं वो देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एमेंटन्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है। कह रहा है एन आयरन सिलेंडर कंटेन्स हीलियम at a pressure of 250 kilopascal at 300 Kelvin। कह रहे हैं हमारे पास कोई आयरन सिलेंडर है, ठीक है, आयरन सिलेंडर है, आयरन सिलेंडर विच कंटेन्स हीलियम, जो क्या कंटेन कर रहा है, हीलियम, और इसका जो प्रेशर है P1 मैं उसको कह रहा हूं वो आपके पास है 250 किलो पास्कल, 250 किलो पास्कल, और कह रहा है ये जो जिस टेम्परेचर पे है वो है आपके पास 300 केल्विन, क्या है, 300 केल्विन, ठीक है। द सिलेंडर कैन विदस्टैंड ए प्रेशर ऑफ 1 into 10 raised to power 6 पास्कल। प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर can cylinder maximum pressure can cylinder holds is equal to 1 into 10 raised to power 6 पास्कल। कह रहा है कि जो मैक्सिमम प्रेशर है सिलेंडर जो होल्ड कर सकता है वो है 1 into 10 raised to power 6 पास्कल, कि इतने प्रेशर के बाद वो ब्लो हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द रूम इन विच सिलेंडर इज प्लेस्ड कैचेज फायर, और जिस कमरे के अंदर हमने सिलेंडर को रखा उसके अंदर आग लग गई, तो आग लग गई तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। प्रिडिक्ट वेदर द सिलेंडर विल ब्लो अप बिफोर इट मेल्ट्स और नॉट। कह रहा है बताओ कि जो सिलेंडर है वो मेल्ट होने से पहले फट जाएगा या नहीं फटेगा, ठीक है। और कह रहा है जो मेल्टिंग पॉइंट है सिलेंडर का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलेंडर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलेंडर इज 1800 केल्विन, 800 केल्विन, ये कितना है, सॉरी 1800 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलेंडर। तो कह रहा है इस टेम्परेचर पे पहुंचने से, जब इस टेम्परेचर पे पहुंचेगा आपका टेम्परेचर, इस ये जब सिलेंडर जो है इस टेम्परेचर को अचीव करेगा तो कह रहा है उससे पहले वो फट जाएगा या मेल्ट कर जाएगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो मतलब हमें जो सेकंड जो टेम्परेचर है वो दे रखा है 1800 केल्विन, और हमें सेकंड जो प्रेशर निकालना है कि हम देखेंगे इस टेम्परेचर पे प्रेशर कितना आएगा, और उस प्रेशर को जो मैक्सिमम प्रेशर सिलेंडर होल्ड कर सकता है उससे कंपेयर करेंगे। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो मतलब सिलेंडर जो है वो फट जाएगा। 1800 केल्विन पे आपके पास प्रेशर, अगर सपोज करो ये हो गया 1200 हो गया, 1800 केल्विन पे जब पहुंचेगा टेम्परेचर तो आपके पास प्रेशर कितना होगा, 1200 पास्कल, और आपका होल्ड कितना कर सकता है, ये हम कह रहे हैं कि 1200 किलो पास्कल हम कहेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास है 10⁻³ किलो पास्कल, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻³ किलो पास्कल, क्योंकि हमें ये भी किलो पास्कल में दे रखा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास किलो पास्कल में आएगा और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। तो हम कह रहे हैं ये तो हो गया 1000 किलो पास्कल, और ये हमारे पास है 1200 किलो पास्कल।
तो अगर 1200, ये एग्जांपल ले रहा हूं, अभी सोल्व करेंगे फिर देखेंगे कितना आता है। तो अगर ये हमारे पास 1200 किलो पास्कल आ गया, तो मतलब इतने टेम्परेचर पे तो प्रेशर ये हो गया जब सिलेंडर मेल्ट करेगा। अब इससे कम टेम्परेचर जब रहेगा तो उससे उस पे तो ये हो सकता है 1000 रहे, 1100 रहे, 1050 रहे, या 1150 केल्विन टेम्परेचर रहे, सॉरी प्रेशर रहे आपके पास, जब इतने टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रहेगा। 1800 केल्विन से टेम्परेचर जब कम रहेगा, सपोज करो 1600 केल्विन है, तो उस पे कोई ना कोई ये प्रेशर रहेगा, और इतने प्रेशर पे ही सिलेंडर क्या कर जाएगा, ब्लो कर जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो वो 1000 किलो पास्कल ही क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। उसके बाद तो फट ही जाएगा, तो मेल्ट होने का तो मौका मिलेगा ही नहीं सिलेंडर को। ऐसा होगा ना डेफिनेटली कि 1800 केल्विन पे पहुंचेगा तब तो सिलेंडर मेल्ट हो जाएगा और जो हीलियम गैस है वो एस्केप हो जाएगी। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 18, अगर सपोज करो हमारे पास ये 1200 केल्विन आ गया, 1200 किलो पास्कल आ गया, तो हम क्या कह रहे हैं कि 1800 से पहुंचने से पहले ही वो तो मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। 1800 केल्विन पहुंचने से पहले ही सिलेंडर की जो प्रेशर की जो लिमिट है वो तो क्रॉस हो जाएगी, तो वो तो पहले क्या कर जाएगा, ब्लो कर जाएगा। तो हमें इस तरीके से हम देख के बताएंगे कि सिलेंडर जो है वो ब्लो करेगा या नहीं करेगा। तो हम पहले P2 निकालेंगे, तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो यहां से P2 कितना आएगा आपके पास, P1 अपॉन T1 इंटू T2, P1 अपॉन T1 इंटू T2, इसको उधर ले गए तो आपके पास जो P2 आएगा, P1 कितना दे रखा है आपको 250 किलो पास्कल, और T1 है आपके पास 300 केल्विन, और ये आपके पास 1800 केल्विन, ठीक है, 0 से 0। तो ये आपके पास जो आएगा वो हो जाएगा 1500 किलो पास्कल। P2 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपके पास 1500 किलो पास्कल। कितने हो जाएगी, 1500 किलो पास्कल, ठीक है। अब ये टेम्परेचर, ये जो प्रेशर है वो तो आपका जो मैक्सिमम प्रेशर है उससे ज्यादा आ गया, मतलब अब जो सिलेंडर है वो मेल्ट होने से पहले क्या कर जाएगा, ब्लो कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ब्लो, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम लिमिट है जो प्रेशर होल्ड करने की वो तो पहले ही अचीव कर लेगा, वो कम ही टेम्परेचर पे 1800 से 1800 तक तो पहुंचेगा ही नहीं, 1600 पे या 1500 पे उसका जो प्रेशर है वो तो 1000 किलो पास्कल से ज्यादा चला जाएगा, और जैसे वो ज्यादा जाएगा सिलेंडर ब्लो कर जाएगा। तो हमें ये बताना था कि सिलेंडर प्रिडिक्ट करो कि सिलेंडर ब्लो करेगा या नहीं करेगा, तो हम लिखेंगे यस सिलेंडर विल ब्लो, यस सिलेंडर विल ब्लो, सिलेंडर जो है वो ब्लो कर जाएगा, ठीक है। हमें ये बताना था कि जब वो 1800 केल्विन पे पहुंचने से पहले वो ब्लो करेगा या नहीं करेगा, तो सिलेंडर ब्लो कर जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, बिल्कुल आसानी की क्वेश्चन थी, ठीक है, आप कर सकते हो। आपकी बुक में कई क्वेश्चंस दे रखे होंगे, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा इन सभी लॉ से रिलेटेड जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली करना होगा, ठीक है, सॉरी एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे और जो आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर डेफिनेटली सोल्व करना होगा। अब एक लॉ और है हमारे पास, बिल्कुल इजी है, एवोगैड्रोस लॉ, क्या कहता है उसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ। ये क्या कहता है, द इक्वल या द सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस अंडर द सेम कंडीशन of temperature and pressure, the same volume of different gases gases under the same condition of temperature and pressure contains equal number of molecules, contains equal number of molecules। कि आप कोई भी गैस ले लो, उनका उसका वॉल्यूम सेम रखो। हमने ली 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, या हमने ली 2 लीटर ऑफ CO2, 2 लीटर ऑफ CO2, हम कोई भी गैस ले रहे हैं, जब हमने उनका वॉल्यूम सेम रखा
और दोनों के लिए टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या है, सेम है। देन बोथ गैसेस, बोथ O2 and CO2 gases contains equal number of molecules, equal number of molecules। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये कहता है आपका अवोगाड्रोस लॉ। ये कौन कहता है, अवोगाड्रोस लॉ। कि आपके पास कोई भी गैस है, डिफरेंट गैसेस है, अगर हमने सेम वॉल्यूम लिया है तो उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम रहेंगे, चाहे आपकी कैसी भी गैस हो। तो ये था हमारे पास अवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, काफी इजी है, आसान है बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट गैस लॉज थे। ठीक है, इससे आगे हम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, वो क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आइडियल गैस इक्वेशन। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार वो पूछी जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। तो क्या होगी आइडियल गैस इक्वेशन, उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज जो भी करवाया वो आपको जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू।